अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप इस वक्त मेरे फेसबुक लाइव पर हैं। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे बात करनी है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं लगातार आवाज़ उठाती रही हूँ। बहुत सारे जुल्म ऐसे हैं जिन पे मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई है। मैं अमन रिजवी शायद 13 दिसंबर से इस टॉपिक पर बोलती चली आ रही हूँ, हर जुल्म पर आवाज़ उठा रही हूँ। 13 दिसंबर से शायद ही कोई दिन ऐसा हो, वो दिन मेरी लाइफ का शायद वो अच्छा दिन नहीं होगा। बल बात तो कोई दिन ऐसा गया नहीं कि 13 दिसंबर से जिस दिन मैंने जाके कोई इंटरव्यू ना दिया हो, या फिर अब लाइव पर तो मैं खैर अब आना शुरू हुई, 20-25 दिन से आना शुरू हुई। अदरवाइज मैं मोस्टली इंटरव्यू देती थी या बाइट्स बना बनाकर चैनल पे भेजती थी। जैसे कि आज डॉक्टर कफील का ही मामला चल रहा है, लोग बहुत तेजी से मुझे ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं कि अमन रिजवी तू संगी है, अमन रिजवी तू फेक न्यूज़ चला रही है, अमन रिजवी तू बीजेपी से मिल गई है। नहीं, मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई, मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई। मुझे ऑडियो, अगर एक ऑडियो थी जो मिसिस कफील, डॉक्टर कफील की जो मिसिस हैं, उनके टाइमलाइन पे पड़ी हुई थी, वो ऑडियो मैंने वहां जाके सुनी, जिसमें वो मिसिस कफील कह रही हैं कि डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिल गई है। फिर वही क्लिप मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से आई, वही क्लिप मेरे पास यूएसए से आई। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं डॉक्टर कफील के बारे में गलत न्यूज़ चलाऊंगी? मुझे कोई सरोकार नहीं है कि मुझे कोई पैसे का लालच है या मुझे कोई फंडिंग कर रहा है। मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैं अमन रिजवी, अगर आप देखें, हर टॉपिक पे बोलती हूँ, हर जुल्म के खिलाफ बोलती हूँ, हर कम्युनिटी के साथ मैं खड़ी रहती हूँ। तो अगर एक गलती, जो कि मेरी गलती नहीं थी, चलिए मैंने एडमिट करा, और उसके बावजूद मैंने 6 बजे आकर फिर लाइव करा। मैंने लाइव करके फिर सॉरी बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई है, जो कि मेरी गलती नहीं थी, जो कि गलती वहां बाद में वो जो ऑडियो है वो मिसिस कफील के पेज पे से डिलीट कर दी गई, और जिन जिन पेज पर भी वो शेयर हुई थी वहां से वो डिलीट कर दी गई। अब मुझे नहीं मालूम ये रायता कैसे फैलाई, सोशल मीडिया पे रायता किसने फैलाया। उसके बाद आज मेरा आज का जो दिन था बहुत हेडेक था, बहुत मेरा शेड्यूल टफ था। 10 बजे से लगातार मैं बोल रही हूँ, 10 बजे से लगातार, कभी मैं लाइव पर आ रही हूँ, कभी मैं चैनल पे बाइट बनाकर दे रही हूँ, कभी मैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पे जाकर इंटरव्यू देकर आ रही हूँ, और अब फिर दोबारा मैं आपके सामने लाइव पर हूँ। मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे गलत समझते हैं या सही समझते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कभी जुल्म को सपोर्ट नहीं करा, मैंने एक पैसे का लालच नहीं करा, मैंने कभी आप लोगों से पैसे नहीं मांगे, कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं अमन रिजवी हूँ मुझे पैसा दीजिए कि मैं डॉक्टर कफील को रिहा कराऊंगी, या फिर मैं शर्जील इमाम को बाहर लेकर आऊंगी, या फिर मैं सफूर अजरगा को बाहर लेकर आऊंगी, या फिर मैं सीए को वापस करवा दूंगी। मैंने आपसे, माफ कीजिए, कोई ऐसा वादा नहीं करा। मैंने आपको कोई ऐसे गोल्डन ख्वाब नहीं दिखाए, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ आपको जुल्म बताया, विद फैक्ट बताया। वो बात अलग है कि कफील वाला जो मुद्दा था, इसमें फैक्ट नहीं था, ये करंटली इशू था, करंट इशू था। और इसको जो हमें पता चल रहा है, वो हमें जो पता चल रहा है वो फेसबुक से पता चल रहा है। हमें डॉक्टर कफील के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कफील का जो खानदान है इस वक्त सब अपने मोबाइल ऑफ करके बैठे में, शायद आईटी सेल की उन पर नजर है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कफील फैमिली को नहीं, कफील फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। डॉक्टर शाइस्ता मेरे से बहुत अच्छे टच में, इवन वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, और आज से नहीं, ये 5 महीने से हैं। तो अगर मुझसे एक गलती, जो मेरी गलती भी नहीं थी, वो मुझसे हो जाती है, तो आप सब लोग आ जाएंगे, मुझे गालियां देने आ जाएंगे, मुझे ये कहेंगे कि मैं झूठी झूठी खबरें फैला रही हूँ, मैं कोई फेक न्यूज़ बना रही हूँ। मुझे क्या फायदा है न्यूज़ बनाकर? आप किसी भी चैनल वाले से मालूम कर लीजिएगा, वो मुझे फूटी कौड़ी नहीं देता। चाहे मेरी वीडियो 5 मिलियन में चले, 50 मिलियन में चले, मुझे कोई चवन्नी नहीं देता है। ना मैंने चवन्नी मांगी, ना मुझे चवन्नी चाहिए, क्योंकि मैं भारत की आवाज़ हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरे फादर की कैटेगरी में आते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे एक पैसे का लालच नहीं है किसी से, और मैं हक के लिए खड़ी रहूंगी, चाहे मुझे कोई सुनता है या नहीं सुनता है। मैं इसी तरह हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती आ रही हूं और उठाती रहूंगी। मैं बरसाती मेंढक नहीं हूं कि 15 दिन पहले टटर टटर करने शुरू कर दिया और डॉक्टर कफील करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं वो नहीं हूं। आप मेरी वीडियो उठाकर देखिए, 5-5 महीने पहले की वीडियो उठाकर देखिए, उसमें मैंने डॉक्टर कफील के बारे में बोला है। डॉक्टर कफील के पेज पे जाइए, आप जाकर वीडियो देखिए। 4 महीने पहले मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जहां मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर भगवान होता है, तुम लोग कैसे हो, तुमने अपने भगवान को जेल में डाल दिया। तो मैं 15 दिन पहले नहीं निकली बरसाती मेंढक की तरह टटर करना शुरू कर दिया। मैं शुरू दिल से ही हर जुल्म के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं दलितों के जुल्म के खिलाफ बोली हूँ, मैं सरदारों पे जुल्म हुआ है उस पर भी बोली हूँ। मैंने 1984 को दोबारा डिस्कस करा, दोबारा वो फाइल खोली कि भारत में सरदारों के साथ भी बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था 1984 में, हालांकि उस वक्त मैं नहीं थी।
तो मुझे इस तरह एलिगेट करना, कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाना, मुझे आईटी सेल का नुमाइंदा बताना, मुझे ये कहना कि मैं फर्जीवाड़ा करती हूँ, फर्जी खबरें फैलाती हूँ, तो माफ़ कीजिए, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं पहले ही कह रही हूँ कि डॉक्टर कफील का जो मैटर है वो करंटली इशू है। करंटली इशू हिस्ट्री में नहीं जाता, वो हमें मीडिया से ही मिलता है। हमें स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा था, हमें स्ट्रीम मीडिया से कुछ पता नहीं चल रहा था। और स्ट्रीम मीडिया ने कब लीक आउट करी ये बात? अब पता चल रहा है कि 7-8 बजे पता चला है कि डॉक्टर कफील की जो है वो सुनवाई 27 तक चली गई है। उससे पहले पहले मैं इंटरव्यू भी दे चुकी थी, लाइव भी कर चुकी थी, बाइट भी बनाकर भेज दी थी। तो मेरी क्या गलती है? और मैं अपनी बाइट में, माफ कीजिए, मेरी बाइट सुनिए जाकर, लोकतंत्र टीवी पर सुनिए जाकर मेरी बाइट। मेरे आंसू निकल रहे हैं, मेरे अंदर वो दर्द है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई हीरोइन नहीं हूं मैं कि वैसलीन और ग्रिसलीन लगाया और रोना शुरू कर दिया। पक्की मोमिन हूं, पक्की भारतीय हूं, फ्रीडम फाइटर की बेटी हूं। उस दर्द को मैं महसूस करती हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन वो है जिसका दिल नम हो, जो हर दर्द पे बिलबिलाए, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो चरिंदा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे किसी भी मजहब का हो। ये नहीं कि मुसलमान मरेगा तो मैं रोऊंगी और दलित मरेगा तो मैं खुश होंगी, सरदार मरेगा तो मैं खुश होंगी, ब्राह्मण मरेंगे तो मैं खुश होंगी। मैं तो उसकी भी खुश नहीं हुई थी जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। मैंने उस पर भी सवाल खड़े करे थे कि जब बंदे ने खुद ही सरेंडर कर लिया था तो क्यों उसका एनकाउंटर हुआ था, क्यों करा था एनकाउंटर? तो मैं हर जुल्म के खिलाफ बोलती हूँ। सिर्फ एक गलती पे जो मेरी नहीं थी, आप उस पर मुझे एलिगेट नहीं कर सकते। और गलतियां तो बहुत सारे लोग करते, मैं फरिश्ता नहीं हूं, नाउज बिल्ला, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। आप जैसी आम सी बनती हूं, जर्रा हूं मैं भी, मैं जीरो हूं, लेकिन वो जीरो नहीं हूं जो डिजिट से पहले आता। हाँ, मैं जीरो हूं, वो जीरो हूं जो 10 के आगे लगे तो 100 बना देता और 100 के आगे लगे तो 1000 बना देता। मैं वो एमन रिजवी हूं। आपके कहने से मैं आईटी सेल की नहीं हो जाऊंगी, आपके कहने से मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हो जाऊंगी। और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां लोग करते हैं। हमारा चाय वाला झूठ बोलता है कि जमीन नहीं गई, हमारे सारे नेता लड़ाई करते हैं। तो क्या आप जितनी शिद्दत से आप मेरे पीछे एक मेरी गलती पे पड़े हैं, काश आप इतनी शिद्दत से हुकूमत के पीछे पड़े होते, काश आप इतनी शिद्दत से पूरे जुल्म के खिलाफ लड़े होते, तो यकीन जानिए हमारे पे इतना जुल्म नहीं होता कि मेरी ये गलती को आप पकड़ के बैठ गए कि अहमद रिजवी तू घटिया मशहूर होने के लिए हरकतें कर रही है। मतलब मुझे कोई और मुद्दा नहीं मिला, डॉक्टर मैं मशहूर होंगी। और करना क्या है मैंने मशहूर होकर? मैं हूं कौन? मैं कोई नेता हूं, कोई अभिनेता हूं क्या? पब्लिक फिगर हूं? कुछ नहीं हूं मैं। मेरी फेसबुक आईडी कॉमन है, 5000 लिमिट है, 5000 ही दोस्त हैं मेरे। फेसबुक पेज पे मैंने अब दिमाग लगाया, 28 दिन से मैंने फेसबुक पेज पे मेहनत करनी शुरू करी है, तब उसमें मेरे थोड़े बहुत फॉलोवर्स बढ़े। कितने फॉलोवर हैं? 13,000। मैं नहीं हूं पब्लिक फिगर, आम सी बंदी हूं, आप जैसी हूं, लेकिन जिंदा कौम की जिंदा बेटी हूं। कि जब मेरी कौम पर बात आती है, कौम का मतलब मुसलमान नहीं है, कौम का मतलब भारतीय कौम। जब मेरे भारत पे बात आती है, भारत पे जुल्म की बात आती है, तो मुझे दुख होता है, मेरे भी आंसू निकलते हैं। मुझसे नहीं देखी जाती वो डेड बॉडीज, मुझसे नहीं देखे जाते वो लोग जो भूख से मर रहे हैं, मुझसे नहीं देखा जाता वो जहां पर दरिंदे पुलिस वाले नरभक्षी होकर एक एक आदमी को 200-200 मिलकर मार रहे हैं। नहीं देखा जाता मुझसे, क्योंकि मैं जिंदा कौम की जिंदा बेटी हूं। मुझे दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मेरी मेहनत आपको मेरे आपको मतलब मेरा जज्बा नजर नहीं आता। मैं आपको लगातार अब बता रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, कितनी पेशेंट हूँ, उसके बावजूद मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आपको जगाने के लिए। क्या फायदा है मेरा? छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कफन बांध के मैं आप लोगों के लिए उतरी हुई हूँ। कब मार दी जाऊं मुझे क्या पता। मेरे तो बच्चों का कोई भी नहीं है मेरे अलावा, उसके बावजूद मैं सुप्रीम खुदा का दावा करती हूँ, खुदा से डरती हूँ, दल्ले पिल्लों से नहीं डरती, जमीनी खुदाओं से नहीं डरती। तो मेरी एक गलती जो मेरी गलती भी नहीं थी, उसके लिए आप मुझे इतना एलिगेट करेंगे, इतना एलिगेट करेंगे कि मैंने गलती से विनय दुबे, विकास दुबे को विनय दुबे बोला था, फौरन वीडियो बना के लगाई थी कि विनय भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से विकास दुबे की जगह आपका नाम ले दिया। मैंने आज डॉक्टर कफील पे गलत, मेरी जो आपके बगल गलत फेक न्यूज थी, फौरन लाइव में आके 6 बजे, मैं कभी 6 बजे लाइव नहीं आती, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए मैं लाइव आई। मैं भी इंसान हूँ, एक लेडी हूँ, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी हैं। घरेलू जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं खुद चलाती हूँ। उसके अलावा मैं आपके लिए भी काम करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट बनी हूँ। किसके लिए बनी हुई हूँ? आप लोगों के लिए बनी हुई हूँ। आप लोगों के लिए मैं गालियां खाती हूँ, क्या क्या नहीं मुझे धमकियां मिलती। अहमद रिजवी हम तुझे उठा लेंगे, निर्भया वाला तेरा हाल करेंगे। कर दो मेरा निर्भया वाला हाल कर दो, क्योंकि मैं 1 जन्म वाली हूँ, मैं 7 जन्म वाली नहीं हूँ।
कि इस जन्म में मर गई तो अगले जन्म में अल्लाह कहेगा जा अमन रिजवी तुझे बर्बाद करा, तेरी हरकतें इतनी बुरी थी, जहाँ हम तुझे बर्बाद करने में तुझे मोदी बना रहे हैं, शाह बना रहे हैं, योगी बना रहे हैं। नहीं, मैं एक जन्म वाली हूँ, मेरी ये जिंदगी खत्म होगी तो फिर मेरी ऊपर जिंदगी शुरू होगी जो कभी नहीं खत्म होगी। लव कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला मिलेगा मुझे इंशाल्लाह, जब मैं यहाँ से रुखसत होंगी और तब आप याद करेंगे कि हाँ अमन रिजवी कोई थी जो हमें जगाती थी, हमारे लिए खड़ी थी, हमारी आवाज़ थी। तो आप एक गलती इग्नोर नहीं कर सकते मेरी। और मैं डॉक्टर कफील की फैमिली की से भी बहुत दिल जोड़ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन गलती मिसिस कफील के पेज पे वो ऑडियो हुआ था जिसमें उन्होंने कहा डॉक्टर कफील को क्लीन चिट मिल गई है। सारी मिसकोट वहां से हुई, फिर फेसबुक पे लगातार ट्विटर पे वायरल हो रहा था कि डॉक्टर कफील रिलीज हो गए, कहीं से कोई न्यूज़ नहीं मिल रही थी। अगर मैंने वीडियो बना दी तो इतना बड़ा गुनाह नहीं करा था, किसी का कत्ल नहीं करा था, किसी को आज़ाद होने की बात कही थी, कत्ल नहीं करा था मैंने, किसी का रेप नहीं करा था, किसी का बैंक नहीं लूटा था। तो इतनी सजा, सिर्फ एक गलती की इतनी सजा आप लोग मुझे देंगे, मुझे इतनी बातें सुनाएंगे आप लोग। सारी मेरी मेहनत, सारा अमन रिजवी तू हमारा गुरूर, अमन रिजवी तू झांसी की रानी, अमन रिजवी तू आयरन लेडी, सब मिट्टी में मिल गया। एक ही दफा में सब मिट्टी में मिला दिया। ये कहती हूँ मैं कि हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर इतनी शिद्दत से अगर हम गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते, उसकी गलतियां पकड़ते, तो यकीन करिए हम कहाँ से कहाँ होते। अमेरिका चाइना को धूल चटा देते, धूल। क्योंकि भारत में जितना टैलेंट, दुनिया में किसी के पास टैलेंट नहीं है। मेरी आवाज़ बिठा दी आप लोगों ने, मतलब मैं आपकी वजह से रोई जा रही हूँ। तो बताइए ये लोग मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे आरएसएस के एजेंट बता रहे हैं कि घटिया पब्लिसिटी के लिए मैं क्या मुझे पब्लिसिटी करके मुझे मॉडलिंग करनी है क्या, मुझे ऐड मिलने हैं, मुझे मूवीज मिली, क्या मिलेगा मुझे, हूँ क्या मैं। तो मत करने मेरे साथ प्लीज। आप लोग बोल दीजिए, आप एसएमएस कर दीजिए अमन रिजवी लाइव मत आना। मैं नहीं आऊंगी कभी भी लाइव, मैं लाइव आती भी नहीं थी। मुझे मीडिया वालों ने बोला कि प्लीज लाइव आया करिए ताकि सारे चैनल वाले आपका यहाँ से लाइव उठा लें। और मैं उन लोगों के लिए लाइव आती थी तो फेसबुक पे मेरे दोस्त थे, जो मेरे भाई थे, जो मेरे बुजुर्ग थे, उनके लिए आती थी। नहीं आऊंगी मैं, 15-20 दिन से ही आ रही हूँ, पहले नहीं आती थी लाइव। बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था मेरा पेज, बिल्कुल सूनी पड़ी हुई थी मेरी टाइम लाइन। आप लोगों के लिए आती हूँ, वक्त निकालती हूँ। 10-20 पे कहीं किसी के साथ मीटिंग नहीं करती, कहीं जाना भी, अभी भी मुझे जाना था वहाँ पे कैंसिल करा मैंने कि नहीं मुझे लाइव पर आना है। तो मैंने अपनी जिंदगी, अपने पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। नमाज भी कैसे कैसे मैं पढ़ती हूँ मुझे पता है, मुझे घर के काम भी करने होते, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, उनको देखना, उनको पढ़ाना, सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, फिर मैं इंटरव्यू भी देकर आऊँ, मैं आप लोगों से भी मिलूँ, आप लोगों को फैक्ट भी बताऊँ, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ूँ। तो मैं डॉक्टर कफील की फैमिली से सॉरी बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी उन वीडियो से उनका दिल आज़ारी हुई हो तो मैं वाकई में हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे दिल से प्लीज़ माफ़ कर देना। हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मेरी अपनी गलती नहीं थी, ये सिली मिस्टेक वहीं से हुई थी, फेसबुक से। मुझे नहीं मालूम उनकी आईडी किसी ने हैक करी थी, उनकी आईडी पे क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन 10:30 बजे वहाँ पर वो ऑडियो अपलोड हुई भी थी जो मैंने खुद देखी थी। क्या बात करूं मैं, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बात करूं। मैं तो बात करने लायक बची ही नहीं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। क्या आपने इतना मुझे दर्द तला कर दिया कि लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। अरे गलती तो, पहली गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, वो तो हर गलती माफ कर देता है। इंसान हूं मैं, कंप्यूटर नहीं हूं, मुझसे भी होगी गलती, मुझसे भी होती है गलतियां। लेकिन ये करंट इशू था इसलिए इसमें हो गई, फैक्ट नहीं आ पाए हमारे पास। और फौरन मैंने अपनी गलती मानी। बड़ा आदमी वो होता है जो फौरन अपनी गलती माने। मैं तो 2 साल के बच्चे से माफी मांग लेती हूँ, मुस्तकिल अपने बच्चों से बार बार माफी मांगती रहती हूँ। अगर उन्हें गलत डांट दूँ या किसी बात पे मेरा उनके साथ इशू हो जाए तो फौरन सॉरी बोल देते कि बेटा मुझे माफ कर दो, हाँ मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तो सबसे मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो, या कफील साहब की फैमिली को दुख पहुंचा हो, या इंटरनेशनल लोगों को मेरे से दुख पहुंचा हो कि हाँ वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे आइडियल मानते। मैं आइडियल नहीं हूँ, आइडियल हमारा खुदा है, आइडियल हमारे रसूल पाक हैं। मैं आइडियल नहीं हूँ, मैं उनके मैसेज को कन्वे करती हूँ, मैं उनको मानती हूँ, उन पर ब्लाइंड फेथ करती हूँ।
तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी आप देखिए कितने ड्रामे चल रहे हैं, कोरोना का ड्रामा चल रहा है, वो सारा फर्जी बड़ा ही चल रहा है। अगर कोरोना वाकई सच में होता तो ये जितने नेता हैं, अभिनेता, ये क्यों नहीं मरे? और सवाल बनता है, हमारी हुकूमत रोजाना डेटे बता देती है, 10 लाख हो गए, 11 लाख हो गए, आज शायद 12 लाख हो जाए। तो लोगों आपके साथ जो मोदी जी ने वादा करा था 15 लाख का, तो आपके साथ वो 15 लाख वाला वादा पूरा होने वाला है। 15 लाख रुपीस नहीं आएंगे, 15 लाख आपको HIV पॉजिटिव जो दिखा रहे हैं कोरोना के, वो पेशेंट दिखाएंगे कि हाँ भारत में 15 लाख पेशेंट हो गए। मैं ये आपसे कहती हूँ, आप ही सवाल करिए, जिन हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट का इलाज चल रहा है, तो क्या वजह है कि वहां पर अंदर जिन वार्ड में उनका इलाज चल रहा है, ये CCTV क्यों नहीं लगा देते? क्यों नहीं ये कैमरे फिट करके फिर LED बाहर लगाते थे जहां उनके रिश्तेदार बैठे हैं, ताकि वो देखें कि अंदर हो क्या रहा है। जब बिहार रैली में टकलू शाह जो है लाखों रुपीस की LED लगाकर अपनी डिजिटल रैली कर सकता है, तो फिर क्या वजह है कि हॉस्पिटल में CCTV नहीं लगा सकते और बाहर LED नहीं लगा? पेशेंट के जो साथ लोग अटेंडेंट आते हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि अंदर चल क्या रहा है, लेकिन ये नहीं लगाएंगे। वजह साफ है, क्योंकि ये जहर का इंजेक्शन देके मार रहे हैं। वजह साफ है, ये पार्ट ऑफ बॉडी निकाल रहे हैं। और ये वाली बात अब मैं नहीं कह रही, ये कुछ डॉक्टरों ने खुद कहा। वो डॉक्टर जिनका जमीर जाग गया, वो डॉक्टर जो जहर का इंजेक्शन लगा लगा के थक गए, वो कह नहीं वाली बात कि सारा का सारा ये फर्जी बड़ा चल रहा है। आप ही सवाल करें, जब कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन इजाद ही नहीं हुआ तो अमिताभ कैसे बच गया? ये क्यों नहीं मरा? कोरोना वैक्सीनेशन जब इजाद ही नहीं हुई तो केजरीवाल कैसे सही हो गया? समित पात्रा कैसे सही हो गया? जी न्यूज वाले कैसे सही हो गए? जितने भी ये नेता अभिनेता, ये कैसे सही हो जाते हैं? क्या इनका कॉपीराइट है कोरोना पर? क्या इनके लिए स्पेशली जो है वो वैक्सीनेशन उतर गई, जो हमारे लिए नहीं उतरी, इनके लिए उतरी हुई है? और हम आम पब्लिक, खासकर मुसलमान और दलित, अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो यकीन करिए वापस नहीं आते, हमारी डेड बॉडी वापस आती है। 5 दिन में हमारी डेड बॉडी वापस आती है और हमसे कह दिया जाता है कि कोरोना था। कैसा कोरोना था? और फिर सही कैसे हो रहा है? फिर ये सारा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है? कैसे इजराइल कह रहा है, कैसे बिल गेट्स कह रहा है मैं वैक्सीनेशन बनाऊंगा, मैं वैक्सीनेशन बनाऊंगा। जब कोरोना से खुद ही सही हो रहे हैं तो कौन सी वैक्सीनेशन बनाएगा? ये पूछा कभी आपने? चाइना में कौन सी वैक्सीनेशन लगी थी जो चाइना से पूरा का पूरा ये कोरोना वायरस खत्म हो गया? कौन सी वैक्सीनेशन वहां पहुंचाई थी इन लोगों ने? तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस में शुरू दिन से कह रही हूं, अरे मैं तो जब से कह रही हूं, जब से NRC चल रही थी, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, कोरोना का ड्रामा चल रहा था, मैंने जब ही कह दिया था कि कोरोना लेकर आएंगे, लेकिन कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। ये अमेरिका, इजराइल, भारत, इंग्लैंड, इनकी साजिश है। और हमारी बदनसीबी ये कि भारत भी इसमें मिला हुआ है, WHO के साथ मिला हुआ है, इजराइल के साथ मिला हुआ है। आपको मैंने बताया था, फेसबुक में अंबानी ने शेयर ले लिया है। भगवा आतंकवादी कंपनी है सबसे बड़ी अंबानी। ये वही अंबानी जिसका 1 लाख करोड़ माफ कर दिया और ये धड़ाधड़ बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। किसानों की पूरी फैमिली खुदकुशी करके मरती हैं और अंबानी के 1 लाख करोड़ माफ कर दिए। ये सारा 5G टावर का चक्कर चल रहा है और जियो ही लेकर आएगा। 5G टावर यह है कि जिसमें आपको गुलाम बनाया जाएगा। एक नैनो चिप वाला ये वैक्सीनेशन ला रहे हैं, नैनो चिप। आपको ऐसी दवा दी जाएगी जिससे आपके अंदर नैनो चिप डाली जाएगी और उससे आप गुलाम हो जाएंगे। जब दिल चाहे आपको मार दिया जाएगा रेंज फालतू करके। हर वक्त आपका सर भारी रहेगा, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाएंगे, आपको डिटेक्ट करा जाएगा, आप पे नजर रखी जाएगी। और अगर मेरी बात पे यकीन ना आए, सन 2011 की अमेरिकन मूवी देखिए, कॉन्टीजियन मूवी देखिए, उसमें साफ दिखाया गया यही बीमारी का नाम, यही दिखाया गया चाइना से आएगी, यही दिखाया गया कि लॉकडाउन हो जाएगा, यही दिखाया गया कि सोशल डिस्टेंस होगा, फिर यही दिखाया गया कि एक वैक्सीनेशन आएगी जिसमें चिप डाली जाएगी। टोटल का टोटल वही दिखाया गया। तो इतना जबरदस्त भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ये पहले ही वीडियो बना देते हैं समाज को अवेयर करने के लिए, अपने आप को अवेयर करने के लिए। और यही दिखाया कि पूरे साल वो चलेगा लॉकडाउन। तो मैं आपसे शुरू से कहती चले लॉकडाउन नहीं, पूरा नवंबर दिसंबर बर्बाद में चला जाएगा और बर्बाद कर दिया। 2020 आज के दिमागों में सिर्फ एक भयानक याद है, जिसको आप भयानक याद समझ के याद रखेंगे कि 2020 आया था जिसने हमें बर्बाद कर दिया था। 2020 आया था जिसने हमारे अपने हमसे छीन लिए थे। 2020 आया था जिसने हमारा कारोबार छीन लिया था। 2020 आया था हमारे बच्चों की एजुकेशन खत्म हो गई थी। वो अलग बात है कि हम फीसें फिर भी भर रहे हैं, स्कूलों की फीसें भी जा रही हैं, बसों की फीसें भी जा रही हैं, लेकिन हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा।
समझिए कितने तकड़े स्कैम चल रहे हैं ये आपको बेवकूफ बनाकर। और बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? ये अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, आरएसएस, जिन्होंने पपिट लगा रखा है। ठरकी चौकीदार जो है हमारा मोदी, नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया है बेवकूफ बनाने के लिए। बस हर बात में ही करके हंस के दिखा देता है, जिसका हाथ पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। देखा है नीता अंबानी को कैसे चुम्मियां देता है, गले मिला लगा लगा के कैसे उसको देखता है। पहला दुनिया का इतिहास का जिसने जियो का ऐड करा, पहले दुनिया का इतिहास जिसने पेटीएम का ऐड करा। और भक्तों का भगवान, सारे भक्त आ जाएंगे भी गाली देने, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। क्या मोदी जी मोदी जी मोदी जी? अबे भारत है तो तुम्हारा मोदी है। भारत ना होता तो कहां से मोदी लाते, कहां से चाय वाला लाते? कौन सी गली में कौन से नुक्कड़ पे चाय बेचता था, जरा मालूम तो करो। मैं तो 137 करोड़ से पूछ पूछ कर थक गई, किसी ने नहीं चाय पी। आप ही मालूम करो कौन सी गुफा में चाय बेचता था ये, किसने चाय पी? और भाई अगर इसका नसीब जाग गया तो उन चाय वालों को क्या होगा जो लाइन लगा के बैठे हुए कि ये हटे तो हमारा नंबर आए। चाय वाले मुझसे पूछते हैं, अमन जी कब जाएगा ये, हमारा नंबर कब आएगा? हम भी तो चाय वाले हैं, हमारा भी नंबर आना चाहिए, हमारा भी हक है, हमें भी संविधान इजाजत देता है इस बात की, हमें भी राइट है कि जब ये चाय वाला बन सकता है पीएम तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो सारे चाय वाले मुझसे सवाल करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो ये सारा फर्जीवाड़ा है जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। वजह यह है कि सोशल डिस्टेंस के नाम पे, मैं शुरू से कहती चली आ रही हूं कि सोशल डिस्टेंस के नाम पे सोशल बाइकॉट करा जा रहा है, आपका समाजी बहिष्कार करा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको ऐसे कर दिया, ऐसे। पहले आप ऐसे थे, पहले आप भारतीय थे, माफ कीजिए जब आप भारतीय नहीं रहे, अब तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सरदार, तू ईसाई, ये हो चुका। पूरा सोशल बाइकॉट, सोशल समाजी बहिष्कार आपको पता भी नहीं चला। आज भाई भाई से हाथ नहीं मिला रहा। क्यों नहीं मिला रहा? क्योंकि कोरोना वायरस। अबे कहाँ है कोरोना वायरस? ये तो बता दो कहाँ है? तुम्हारे घर में है, तुम्हारे खानदान में है, तुम्हारे मोहल्ले में है, तुम्हारे रोड पे है। परिंदे क्यों नहीं मरते? चरिंदे क्यों नहीं मरते? गली में कुत्ते बिल्ली जितने फिर रहे हैं ये क्यों नहीं मरते? हमारे ओखला में 250-300 गायें फिर रही हैं, ये क्यों कोरोना वायरस में नहीं मर रही? वही लोग क्यों मर रहे हैं जो अस्पताल जाते हैं किसी भी बीमारी में फिर वापस नहीं आते। सवाल बनता है, लेकिन सवाल आपको पूछना चाहिए। सब सवाल मेरे पे मत मड्ढा करिए कि अमन जी तूने ये गलत कह दिया, अमन जी तूने यहाँ पे झूठ बोला, अमन जी तू आरएसएस चमची हो गई, तू आईटी सेल। अपने आप से भी सवाल करा करें। मोबाइल आपके पास है, फेसबुक पे आप भी हैं, सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, तो सवाल आप भी कर सकते हैं। जब मैं बीमार सीमार अमन रिजवी खड़ी हो सकती हूँ जुल्म के खिलाफ, तो आप क्यों नहीं हो सकते? किसी भी जुल्म को मिटाने के लिए पूरे समाज को अवेयर होना पड़ेगा, सबको अवेयर होना पड़ेगा। 2-4 लोग कुछ नहीं करेंगे। 2-4 लोग कर तो रहे हैं जितने घपड़ घोटाला कर रहे हैं, कोई ये वाला स्कैम, कोई वो वाला स्कैम, कोई वो वाला स्कैम। कभी इधर भाग गया मालिया, इधर भाग गया नीरज मोदी, इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। चल तो रहा है स्कैम ये, क्योंकि 2-4 लोग हैं। अगर हम इनके खिलाफ पूरे एकजुट होके लग जाए तो यकीन करिए हम इनकी तिक्का बोटी नोच नोच के सारा उगलवा लेंगे, इनके हलक में से सारा पैसा निकाल लेंगे जो ये डकार गए। और डकारे किसकी मर्जी से? हमारी हुकूमत की मर्जी से। हमारी हुकूमत ने, आपको मालूम है, मालिया को छोड़ने बीजेपी के कद्दावर नेता एयरपोर्ट पर गए थे। अरुण जेटली साहब छोड़कर आए थे उसको कि भाई वहां जाके हमारा शेयर भेज दीजिए। मालिया अभी भी जब भी मुद्दा भटकाना होता है तो मालिया को ले आते हैं, हम मालिया को वापस लेकर आएंगे, हम मालिया को ये करेंगे, हम मालिया। तो ये आपके ऊपर सवाल है, आपकी नागरिकता पर सवाल है। डॉक्टर कफील आपके सामने मिसाल है, मीरान हैदर आपके सामने मिसाल है, शर्जील उस्मानी आपके सामने मिसाल है, शर्जील इमाम आपके सामने मिसाल है, सफूरा जरगा आपके सामने मिसाल है, खालिद सैफी आपके सामने मिसाल है। कौन थे ये लोग? और भी बहुत सारे हजारों स्टूडेंट हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, ये वो लोग थे जो संविधान बचाने निकले थे। क्या करा इनके साथ हुकूमत ने? इनको जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? यूएपीए लगाकर कि तुम संविधान की बेइज्जती कर रहे हो। यानी देखो कमाल की बात, जो संविधान की बात करता है वो संविधान की बेइज्जती कर रहा है। और ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं और किसी को मार के चले जाते, कहते हैं हम संविधान को पालन कर रहे हैं।
गाय इनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसको मुसलमान काट भी नहीं रहे, गाय को खुद मारते हैं और फिर कहते थे मुसलमान ने मारी। एक ही मुसलमान को, एक ही दलित को 50-50 ही कुत्ते आते हैं आरएसएस के पिल्ले और मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं और कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अरे तुमने तो जय श्री राम की लाज नहीं रखी, जय श्री राम के नारे को तुमने भगवा आतंकवादी नारा बना दिया। या अब जय श्री राम जो लगाएगा समझो आतंकवादी आ गया। ये बात करते हैं संविधान की, जो गॉड से वाले हैं, जो गॉड से को अपना भगवान कहते हैं, सार्वरकर को अपना भगवान कहते हैं, हिटलर को अपना बाप माने, इजराइल को की गोद में बैठ के झूले झुलाए, चाइना को झूले झुला रहे थे। ये बात करते हैं संविधान की। कौन सा संविधान? नागपुर के हेड ऑफिस में तिरंगा झंडा 2002 में फहराया था। जब इनकी मां मरी थी, इन्होंने देखा अब भारत में हमारी हुकूमत आ गई, अब तो झंडा फहराना पड़ेगा, नहीं तो भगवा झंडा लहरा रहा था वहां पर। ये हरामखोर हमें जिहादी कहते हैं। हमारी जामा मस्जिदों पे, हमारे देवन दारुल देवन पे, दारुल नदवा पे, जितने भी इंस्टीट्यूशन है जहां पर सब जगह भारतीय झंडा फहराया जाता है, भारतीय झंडा लहरा रहा है। माफ करो, तुम्हारी तरह नहीं है कि गॉड से भगवान और महात्मा गांधी को गोली मार मार के कहो कि हाँ हम संविधान वाले हैं। तुम कातिल हो, तुमसे बड़ा कातिल भारत में कोई नहीं है। तुम चोर हो, लुटेरे हो, तुम वो गद्दार हो जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तुम चड्डीधारी गैंग हरामखोरो। तुमने उस वक्त भी उन नाक में उंगली कर रखी थी फ्रीडम फाइटर के, उनके खिलाफ मुखबिरी कर करके तुम उनको उठवाते थे, फांसी पे चढ़वाते थे। अब सुअर के बच्चों, तुम फिर दोबारा हरामीपन दिखा रहे हो, फिर तुम भारतीय बन के बैठ रहे हो, गद्दारो। पहले ब्रिटेन के जूते चाटते थे, अब चाइना की चप्पल चाटते हो। 1 इंच चाइना नहीं आया, 1 इंच चाइना नहीं आया, तो क्या कर रही है वहां? गलवाहल झील हमने पता कर ली, वो तुम्हारी मुजरा दिखाने वाली रूबी का लियाकत, अंजना ओम कश्यप। अबे तूने कैसे पता कर ली हरामखोर? ये बता पहले, जब गलवाहल झील गई तो पता कैसे कर ली? ये है इनके ड्रामे, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब जब चाइना ज्यादा ड्रामा करता है हमारे साथ, तो कोई ना कोई मुद्दा अंदर लेकर आ जाते हैं ताकि आप भारत के अंदर ही फंसे रह जाएं। जिस ब्राह्मण राष्ट्र लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, उन्हीं ब्राह्मणों की भी इन्होंने ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी। बहुत तेजी से ब्राह्मणों को भी एनकाउंटर करना शुरू कर दी। मंदिरों में घुस घुस के ब्राह्मणों को मार रहे हैं, इनके घरों में घुस घुस के पूरी पूरी फैमिली मार रहे हैं। तो कौन सा राष्ट्र लाओगे भाई? ये कह दो ना हम आतंकवादी राष्ट्र लाएंगे, आतंकवादी, जहां पर हर बच्चे के हाथ में गन होगी और ठोक तंत्र की बात करेंगे। जो इंसानियत की बात करेगा हम जय श्री राम का नारा लगा के उसको ठोक देंगे। जो संविधान की बात करेगा हम उसको जय श्री राम का नारा लगा के ठोक देंगे। ये कौन? हम आतंकवादी सरकार लाना चाहते हैं और ले आए। 6 साल से तुमने आतंकी मचा रखा है। पाकिस्तान का कबूतर पकड़ा, पाकिस्तान का जासूस कबूतर पकड़ा। हरामखोरों को तमीज है तुम्हें? मनुष्य इंटरनेशनल मीडिया पे जाके देखो, पिजन प्रिजन कैसे कैसे तुम्हारा मजाक उड़ा रखा है कि कबूतर को तुमने जेल में डाल दिया। यानी परिंदे भी तुम्हारे सेफ नहीं। अगर पाकिस्तान की तरफ से आ गए तो आतंकवादी हैं। पाकिस्तान का कबूतर नजर आ गया, पाकिस्तान की टिड्डियों का हमला। वो रूबी का लियाकत डायन एक दफा बोली थी 3 महीने पहले, पाकिस्तान से गर्म हवाओं का अटैक। यानी उस हरामखोर को ना नजर आने वाली हवा नजर आ गई। कहां मर गए थे जब चाइना घुसा था? फिर चाइना नजर नहीं आया, उसकी फौजें नजर नहीं आई, उसका असला नजर नहीं आया, उसकी तोपें नजर नहीं आई, उसका तंबू नजर नहीं आए। टिड्डियां नजर आ गई, गर्म हवा नजर आ गई, कबूतर नजर आ गए। ये हरामीपन है इनका, ये कमबख्तपन है इनका। ये सारा का सारा फिसाद ये मचा रहे हैं इजराइल की गोद में बैठकर। और इजराइल मुसलमानों का, ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सारा का सारा मैं आपसे पहले ही कह रही हूं कि आपको बर्बाद करने की साजिश, पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे, पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे। और कर दिया। नेपाल जैसा टुच्चा मुल्क आज हमारे पे आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी खड़ा हो गया।